हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है बिजनेस स्टैटिक्स की, ठीक है भाई। चलिए, इससे पहले हमारे ऑलरेडी ही 8 चैप्टर बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फटाफट से देख के आइए। आज चलने वाले हैं 9वें चैप्टर पे, जिसका नाम है कोरिलेशन एनालिसिस, ठीक है भाई। आज हम पढ़ेंगे जो दो डाटा आपको दे रखे हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा है। इतना सिंपल। चलिए, ये सीरीज हर कोई देख सकता है, चाहे वो बीकॉम का बच्चा हो, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स का बच्चा हो, कोई भी देख सकता है। सिंपल। बस आपका जो सेमेस्टर है वो मेक श्योर कर लेना, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ हो सकता है, ठीक है। हाँ, बाकी वाले भी देख सकते हैं कि किसी और यूनिवर्सिटी में हो सकता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सिक्स सेमेस्टर में, कोई भी देख सकता है। बस आपका सब्जेक्ट जो है ना वो बिजनेस स्टैटिक्स होना चाहिए। बिजनेस स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं, खाली बिजनेस स्टैटिक्स होना चाहिए। आप आराम से सीरीज पूरी पूरी देख सकते हो, ठीक है भाई। तो चालू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। कोरिलेशन का मतलब होता है सर, दो डाटा के बीच में आपको रिलेशन बताना है। क्या बताना है? रिलेशन। जैसे आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा कि मान लो कोई जज बैठा हुआ है, ठीक है। एक परफॉर्मेंस चल रही है सामने और यहाँ पे 3 जज बैठे हुए हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर एक जज ने 10 नंबर दे दिए तो दूसरा भी जज वो कोशिश करता है कि मैं 9, 10 या फिर 8 के आसपास ही नंबर दूं, यानी अच्छे नंबर दूं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक जज ने मान लो 10 नंबर दे दिए और दूसरे जज ने 1 नंबर दे दिया। मतलब कोई जज है जिसको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगी और एक जज है जिसको बहुत बेकार परफॉर्मेंस लगी। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है भाई। ऐसा माना जाता है कि भाई कि फिर किस बात की जज, एक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग हो रहे हैं, पूरे ही अलग हो रहे हैं। थोड़े बहुत तो हो सकते हैं भाई डिस्प्यूट हो जाए थोड़े बहुत, लेकिन इतने पूरे अलग नहीं होते ना भाई कि एक को बहुत अच्छा लग रहा है परफॉर्मेंस और एक को बहुत बेकार लग रहा है परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं होता। तो यानी कि देखा जाता है कि अगर दोनों में सेम सेम डाटा दिया जा रहा है, दोनों सेम सेम नंबर दे रहे हैं, तो इनमें कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। और वहीं पे अगर कोई ऐसा है कि एक बज मतलब एक जज दे रहा है 10 नंबर और दूसरा जज दे रहा है 1 नंबर, और वहीं पे जिसको इसने घटिया बोला कि बेकार परफॉर्मेंस रही, तो उसको इसने 10 नंबर दे दिए। सिंपल से। तो अगर ऐसा देखा जा रहा है तो यहाँ पे रिलेशन कैसा है? जिसको ये ज्यादा देगा उसको ये कम देगा, यानी दोनों एक दूसरे से उल्टे चल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या? नेगेटिव रिलेशन है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है कि जो कॉरिलेशन है या फिर जो क्या बोलते हैं डाटा दे रखे हैं आपको, उनके अंदर कैसा रिलेशन पाया जाता है। सिंपल से इतना, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हम समझेंगे रिलेशन कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले टॉपिक तो टाइप्स ऑफ कॉरिलेशन। टाइप्स ऑफ कॉरिलेशन मतलब रिलेशन कितने तरह के होते हैं। तो रिलेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव रिलेशन, दूसरा होता है नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है? अगर आपके पास दो वेरिएबल है जैसे एक्स और वाई, और वो दोनों में सेम ही चेंज हो रहा है, जैसे कि ये अगर क्या बोलते हैं 10 तो ये भी 10, ये अगर घट रहा है 9 पे आ गया तो ये भी घट रहा है 7 पे आ गया, ये अगर फिर से बढ़ने लग गया, ये हो गया 10 पे वापस तो ये भी बढ़ गया, यानी कि 9 पे 10 पे ऐसे कुछ हो गया। तो देखो, जब ये घटता है वो भी घटता है, ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, यानी दोनों सेम सेम है। तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन। सिंपल, दोनों एक जैसे हैं। वहीं पे दो आपके पास फिर से डाटा है, ठीक है। तो अगर ये 10 रुपए कमाता है तो ये कमाता है 1 रुपए, यानी इसने सारा पैसा कमा लिया तो उसके पास से पैसा चला गया, और जब इसने कमा लिया पैसा तो इसके पास से सारा पैसा चला गया। सिंपल ना। तो यहाँ पे क्या है, एक कमाता तो फिर दूसरा नहीं कमा पाता, तो इसको बोलते हैं हम कैसा रिलेशन है इनके बीच में? नेगेटिव रिलेशन। सिंपल। तो जहां पे डाटा आपके उल्टे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, चेंजेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। जहां पे सिमिलर क्या बोलते हैं चेंजेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। आगे चलते हैं। बात आता है सिंपल कॉरिलेशन और मल्टीपल कॉरिलेशन। सिंपल कॉरिलेशन का मतलब क्या है? जहां पे जो आपके पास वेरिएबल है उनमें जो है वेरिएबल बहुत कम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे दो ही वेरिएबल है, जैसे कि एक्स और वाई, तो इसको बोलेंगे हम सिंपल वेरिएबल। वहीं पे अगर आपके पास बहुत सारी वेरिएबल आ गए, जैसे कि एक्स, वाई और जेड, और फिर उसके बाद ए, बी, ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं अगर आपके पास बहुत सारे, तो यहाँ पे क्या होगा सर, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शन होने से आपके पास जो कोरिलेशन बताने के जो चांसेस हो जाते हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्या? मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल सर। चलिए, जहां पे दो वेरिएबल होंगे वो सिंपल कोरिलेशन, जहां पे बहुत सारी वेरिएबल होंगे वो मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल। बढ़िया, आगे चलते हैं। बात आती है पार्शियल और टोटल कोरिलेशन। अब पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है और टोटल कोरिलेशन क्या होता है? जैसे आप कोरिलेशन निकालने लग गए किसी भी तरीका, जैसे अगर मैं देखो कि खेती करता हूं, मान लेते हैं खेती में अगर मैं फर्टिलाइजर डाल रहा हूं तो उससे प्रोडक्टिविटी कैसी आएगी, तो उस काम को एनालिसिस करना है, ठीक है। तो पहले कोरिलेशन के लिए हमारे पास हो गई प्रोडक्टिविटी, पहले टॉपिक को समझने के लिए प्रोडक्टिविटी, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या होगा अगर हम क्या डाल रहे हैं उसके अंदर? फर्टिलाइजर, ठीक है। तो दो वेरिएबल हमारे पास आ गए। सिंपल। तो ये हो गया टोटल कोरिलेशन कि इसके अंदर मैंने सारी चीजें ले ली, फर्टिलाइजर के अंदर मैंने कीटनाशक दवाइयां भी ले ली, मैंने केमिकल फर्टिलाइजर भी ले लिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी ले लिया, सीड्स की क्वालिटी भी ले ली मैंने, एचवाईवी सीड्स है या नहीं है, ठीक है, मतलब सारी चीजें ले ली। तो इसके अंदर वो सारे फैक्टर आ गए, तो इसको बोलते हैं क्या? टोटल कोरिलेशन। अब वहीं पे अब मैं फर्टिलाइजर के में अलग अलग से कॉलम बनाने लग जाऊं, जैसे कि मैं सीड्स का अलग कॉलम बनाऊं वो कोरिलेशन चेक करने के लिए, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल लो, तो फिर ये क्या बन जाएगा? मल्टीपल कोरिलेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अगर हम दो का एनालिसिस कर रहे हैं, यानी एक पार्ट का इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। इतना सिंपल। बढ़िया। यानी अगर एनालिसिस किया जा रहा है एक बड़ी ब्रांच के किसी दो प्रोडक्ट का, तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम? पार्शियल कोरिलेशन। जब पूरी ब्रांचेस का, बड़ी ब्रांचेस का एनालिसिस किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? टोटल कोरिलेशन।
सिंपल इतना। आगे चलते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या है? अगर आपके चेंजेस जो है वो सिमिलर आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने 10 नंबर एक्वायर किए थे, फिर मेरे नंबर घटते चले गए, 9 8 7 ऐसे नंबर हो रहे हैं। वहीं पे जो दूसरा कैंडिडेट है उसके भी नंबर पहले मान लो 9 आए थे, लेकिन उसके भी आप 8 7 6 यानी कि एक एक नंबर से ही चेंज हो रहा है, जितना चेंज मेरे अंदर है उतना ही चेंज उसके अंदर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। सिंपल। वहीं पे अगर नॉन लीनियर कोरिलेशन की बात की जाए कि अगर एक में चेंज ज्यादा हो रहा है और दूसरे में चेंज कम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन। सिंपल। ऐसे अलग अलग तरीके के कोरिलेशन होते हैं। ये थ्योरी वाला कंसेप्ट था जो कि आपके एग्जाम में ना के बराबर आता है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट आपके पेपर पास आने वाले हैं, इसलिए मेरे को जल्दी से जल्दी वीडियो बनानी पड़ेगी, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं खाली वही कवर करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो इसलिए फटाफट से खत्म करते हैं इसको। ठीक है। और चैप्टर का मेन टॉपिक चालू करने से पहले अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, इस सब्जेक्ट के नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर लोगे। ज्यादा महंगे नोट्स हम रखते नहीं सर, 150 से 200 के बीच में नोट्स होते हैं। ठीक है। और आपने शायद कॉन्टैक्ट किया होगा तो फिर आपको क्या पता ऑफर भी मिल जाए कुछ, तो एक बार कॉन्टैक्ट करके पक्का देखना। ठीक है भाई। चलिए, तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। यानी कोरिलेशन निकालने के लिए कितने मेथड है, कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से हम कोरिलेशन पता कर सकते हैं। अब ज्यादातर हम बात करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव और कोरिलेशन की और नेगेटिव कोरिलेशन की। ठीक है। बाकी कोरिलेशन के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होने वाली, क्योंकि वो थ्योरी बेस होती है सारे के सारे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल बेस ये वाला टॉपिक है। ठीक है। चलिए, अब हमें बात करनी है कोरिलेशन कितने तरीके से निकल सकता है। तो ये सारे मेथड हैं जिनसे आप कोरिलेशन निकाल सकते हो। वैसे इसमें से कुछ मेथड ऐसे हैं जहाँ पे कोरिलेशन तो नहीं निकलता, लेकिन वो हेल्प कर देते हैं कोरिलेशन कैलकुलेट करने में, जैसे कि ये प्रोबेबल एरर और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो हेल्प करेंगे कोरिलेशन को डिटरमाइन करने में। बाकी सारे जो पॉइंट्स है वो आपको कोरिलेशन निकालने में ही हेल्प करेंगे। सिंपल। सबसे पहला टॉपिक चालू होता है भाई क्या? स्कैटर डायग्राम। ठीक है। स्कैटर डायग्राम से आप कैसे पता कर सकते हो कि कोरिलेशन कैसा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल डायग्राम अगर आपको ऐसे दे रखा है, जैसे आपने देखा होगा डिमांड कर, यहाँ पे शो होता है प्राइस, यहाँ पे शो करते हैं क्वांटिटी। तो अगर आपके डाटा के सारे पॉइंट जो है वो ऐसे ही लगे हुए एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में ही सारे के सारे पॉइंट लगे हुए, ठीक है, एक लाइन में सारे पॉइंट लगे हुए एक ही लाइन में बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं हम क्या? नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं इसे? नेगेटिव कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, और एक चीज अगर घट रही है तो फिर दूसरी चीज क्या हो रही है? बढ़ रही है। मैंने बताया भी था डिमांड कर्व में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। इस वजह से अगर पॉइंट यहाँ पे ज्यादा है तो ये वाला कम हो गया, तो ये इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। सिंपल। बढ़िया। और इसको एक्चुअल में अगर बोला जाए तो पूरा बोलते हैं इसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। वहीं पे अगर आपका डायग्राम जो है वो सप्लाई कर्व की तरह बन रहा है, यानी कि ये बनता है आपका सप्लाई कर्व, और सप्लाई कर्व के तरह ही आपके ऊपर उस डाटा के ऊपर सारे पॉइंट लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सिंपल इतना। बहुत अच्छे भाई, पक्का ना? और एक चीज और बता दूं, जो कोरिलेशन है उसकी वैल्यू -1 से हमेशा +1 के बीच में रहेगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी हो सकती है +1 और मिनिमम वैल्यू कोरिलेशन की हो सकती है -1। जब भी आप कोरिलेशन निकालो तो ये मेक श्योर कर लेना आपका आंसर -1 से +1 के बीच में आ रहा हो। ठीक है। हाँ जी, बीच में 0 भी हो सकता है। अगर आपका आंसर 0 आ जाए तो बोल देना नो रिलेशन, कि इसके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है। और वहीं पे अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो आप इसको बोलोगे क्या? पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है भाई। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसमें आपका आंसर है +1 पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और आपका आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्या? नेगेटिव कोरिलेशन। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि अगर आपका आंसर 0.75 से ऊपर आ रहा हो, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, इसको हम बोलते हैं हाई। तो इसको पूरा क्या पढ़ेंगे? हाई पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर हाई नेगेटिव कोरिलेशन। अगर माइनस में है तो नेगेटिव कोरिलेशन, प्लस में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। तो अगर आपका आंसर 0.75 से लेके 0.25 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मॉडरेट। ठीक है। हाँ जी, अगर आपका आंसर 0.75 से 0.25 के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट हाई कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, इस तरीके से। और 0.25 से नीचे आ रहा है आपका आंसर, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो उसको आप बोल दोगे लो। लो लो पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर लो नेगेटिव कोरिलेशन, कैसा भी आपका आंसर आ सकता है। इतना सिंपल भाई। हाँ जी, तो स्कैटर डायग्राम से आप इस तरीके से कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे और भी तरीके हैं, मतलब और भी स्कैटर डायग्राम होते हैं जिसको मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ पे समझा सकता हूँ। जैसे कि अगर आपको डाटा दिख रहा है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का मतलब आप साफ साफ देख सकते हो ना कि ये जो स्कैटर डायग्राम है थोड़ा सा डिवाइड हो चुका है, पॉइंट जो है ना वो एक लाइन में नहीं आ रहे, तो ये परफेक्ट तो नहीं है।
और परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये कैसा डायग्राम बन रहा है, डिमांड की तरह है सप्लाई की तरह, हाँ जी डिमांड की तरह, तो कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। तो आप बोलोगे ये नेगेटिव रिलेशन वाला तो है, लेकिन ये उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट नहीं है तो इसको हम बोलते हैं लो नेगेटिव कोरिलेशन, सिंपल। और वहीं पे अगर आपको डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, तो ये सप्लाई कर्व की तरह दिख रहा है, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्या, लो पॉजिटिव कोरिलेशन। इतना समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पे अगर आपको कुछ डायग्राम ऐसा दिखाई दिया कि आपको पता नहीं चल रहा कि वो डायग्राम कैसा है, पॉजिटिव साइड जा रहा है या फिर नेगेटिव साइड जा रहा है, ठीक है, आपको पॉइंट्स ऐसे दिखाई दिया, आपको लिख रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसमें रिलेशन कैसा है, तो बोल दोगे यहाँ पे रिलेशन कैसा है, यहाँ पे बोलोगे नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे कोरिलेशन कितना होगा, 0। समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, यहाँ पे हमने सीखा कि स्कैटर डायग्राम से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोरिलेशन की वैल्यू क्या है और कोरिलेशन कैसा है हमारा, सिंपल से। चलिए अब हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड से कि हम कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए मेरे को ये वाला टॉपिक मिटाना पड़ेगा। अगर आपने नोट कर लिया तो फटाफट से एक बार उतारिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है भाई, फटाफट से नोट कर लेना भाई, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। हाँ जी शुक्र है फिर, तो चालू करते हैं। अब बात आती है ग्राफिकल मेथड की, और ग्राफिकल मेथड से आपको समझना है कि स्कैटर डायग्राम, छोड़ो स्कैटर डायग्राम तो हो गया, ग्राफिकल मेथड से आपको समझना है कि कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसा रिलेशन है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो आपको डाटा के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईयर दे देगा, कि आपको ईयर दे रखा है 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, ठीक है ना। उसके बाद आपको दे देगा एक फैमिली की इनकम और एक फैमिली के एक्सपेंडिचर। तो एक फैमिली है जो कि इनकम कमा रही है, पैसे कमा रही है, जिसने स्टार्टिंग में कमाए 100 रुपए, फिर उसकी इनकम बढ़ती चली गई 200, फिर 300, फिर 400, अगली 500 और अगले में 600, ठीक है। अब वो फैमिली जो है वो खर्चे भी बढ़ाती है अपने, तो पहले वो कितने रुपए खाती थी, 80 रुपए, फिर वो खाने लगे 120 रुपए, 120 नहीं, थोड़ी वैल्यू अच्छी ले लेते हैं ताकि ज्यादा बेटर रहेगा। पहले वो 100 रुपए कमाते थे तो 100 रुपए पूरा खा जाते थे, लेकिन अब उन्होंने कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ा दिया, 150 हो गया कंजम्पशन, क्योंकि उतनी स्पीड से नहीं बढ़ता कंजम्पशन, इस वजह से। तो उनका खर्चा अगली बार हो गया कितना, 200, अगली बार उनका खर्चा हो गया मान लेते हैं 300, और अगली बार उनका खर्चा हो गया 350, और लास्ट बार उनका खर्चा हुआ कितना, 400 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास चलते डाटा है, और क्या है आपको ग्राफिकल मेथड का यूज करना है और आपको बताना है कि यहाँ पे कैसा रिलेशन होगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, नीचे में दिखा देता हूँ ईयर जो भी बनेगा, यानी 2010 से 15 तक, तो ये हो गया 2010, ये हो गया 2011, फिर 12, फिर 13, यहाँ पे 14 और लास्ट में 15। यहाँ पे देखते हैं खर्चे, तो खर्चे मतलब 100, 200, उसके बाद 300, 400, 500 और लास्ट 600। चलिए तो अब देखते हैं, पहले इनकम का डायग्राम बना लेता हूं मैं। इनकम 2010 में थी 100 रुपए, तो 100 रुपए मेरी इनकम थी स्टार्टिंग में, ठीक है जी। उसके बाद 200 रुपए इनकम हो गई, उसके बाद 200 इनकम हुई, उसके बाद हमारी इनकम 300 हुई, उसके बाद हमारी इनकम 400 हो गई, उसके बाद हमारी इनकम कितनी हो गई, 500, 500, और उसके बाद लास्ट में हमारी इनकम हो गई 600। भाई थोड़ा सा टेढ़ा बन सकता है क्योंकि मैं स्केल का तो यूज कर नहीं रहा, तो इसलिए अपने हिसाब से बना ले रहा। तो ये रहा हमारा इनकम का डायग्राम। वहीं पे आप कंजम्पशन देखते हैं, कंजम्पशन 2010 में थी 100 रुपए, तो मैं 2010 में खाता था 100 रुपए, ये था मेरा कंजम्पशन का डायग्राम। उसके बाद एक्सपेंडिचर अगले मतलब एक्सपेंडिचर था अगली बार 150, तो 150 मतलब यहाँ पे, अगले में 200, तो 200 मतलब ये रहा, ठीक है। उसके बाद फिर 300 हो गया 2013 में, 2013 में बढ़ के कितना हो गया 300 सीधा। उसके बाद हमारा हो गया 400, 300 के बाद 400, 200, 300 नहीं, 400 नहीं, 350 हुआ, सॉरी, तो हो गया 350, और 350 के बाद हो गया 400, तो 400 कहाँ पे है, ये रहा 400, तो ये हो गया 400, सिंपल सर। तो आपका कंजम्पशन का डायग्राम जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इनकम भी बढ़ रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अगर कंजम्पशन हमारा घट रहा होता तो फिर, और ये बढ़ रही होती, यानी अगर क्रॉस लगता कहीं पे भी, तो उसको हम बोलते हैं कि कैसा रिलेशन है वहाँ पे, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों में सेम ही चलते देखा जा रहा है कि डायग्राम दोनों का सेम ही है, सेम ही रिलेशन के साथ साथ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्या, पॉजिटिव रिलेशन। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कार्ल पियर्सन का, चलते कोरिलेशन निकालने का टॉपिक। और कार्ल पियर्सन का सर एग्जाम में पक्का पक्का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ध्यान से समझ लेना अच्छे तरीके से, वरना कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है भाई। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो। हाँ भाई शुक्र है फिर। तो बात आती है इस बार, दो फॉर्मूले हैं कार्ल पियर्सन के, कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन समझना है, और दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों फॉर्मूले में ज्यादा कुछ खास है नहीं, दोनों ही सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो एक बार समझते हैं कि कैसे निकलता है कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट, मतलब कोरिलेशन। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है सिग्मा छोटा एक्स और छोटा वाई अपॉन में एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। दूसरा जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है, सिग्मा छोटा एक्स और छोटा वाई
बस इस बार क्या है, अंडर द रूट के अंदर सिग्मा छोटा एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में सिग्मा छोटे वाई का स्क्वायर। सिंपल। आप किसी भी फॉर्मूले को लगा के ये जो कार्ड पियर्सन से जो कॉरिलेशन निकालना होता है आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल। चलिए, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई वो ये वाला मेथड। ठीक है, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हो आराम से। मैं करवा देता हूँ सर दोनों मेथडों से, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले चालू करते हैं पहला मेथड। पहले मेथड से कॉरिलेशन कैसे निकलेगा। आपको मान लो कोई डाटा दे रखा है, ये एक्स है ये वाई है, ये दे रखा है 10 20 30 40 50। उसके बाद वाई दे रखा है कितना, ये मान लेते हैं 20 30 40 50 और 60। ठीक है, और वो कह रहा है कि इसमें कोरिलेशन कैलकुलेट करिए। कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें बड़ा एक्स और बड़ा वाई नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है छोटा एक्स और छोटा वाई। अब ये छोटा एक्स और छोटा वाई कैसे निकलता है, तो छोटा एक्स निकालने के लिए जो बड़ा एक्स है ना उसमें से बड़े एक्स का मीन माइनस करना पड़ेगा, और छोटा वाई निकालने के लिए आपको जो बड़ा वाई है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा बड़े वाई का मीन। सिंपल इतना। तो सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं। आपको पता है एक्स का मीन कैसे निकलता है, ये निकलता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। बचपन में आपने सीखा होगा, सिग्मा एक्स मतलब इनका टोटल जो कि हो जाएगा 150 अपॉन में 5 करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कितना, ये हो जाएगा 30। ठीक है, इसके अलावा आपको निकालना है वाई का मीन। वाई का मीन निकलेगा सिग्मा वाई अपॉन में एन, और सिग्मा वाई कितना है भाई, सिग्मा वाई कितना है, हाँ जी ये हो गया 200 अपॉन में कितना हो गया 5, और 5 से इसको काट देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40। सिंपल से इतना। बहुत अच्छे। तो आपने अपने यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिए दोनों के मीन। अब निकालते हैं छोटा एक्स और छोटा वाई की वैल्यू। छोटा एक्स कैसे निकलता है, एक्स में से मीन घटा के, तो 10 में से अगर 30 जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 20, 20 में से 30 गए तो माइनस का 10, फिर 0 फिर 10 और 20। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी 20 10 0 10 और 20। सिंपल। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं क्योंकि हम, इसलिए हमको इसको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कर लेते हैं एक बार। तो एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा, छोटे एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा कितना 400, ये हो जाएगा 100, ये 0 100 और 400। सिंपल सर। सेम ऐसे ही वाई का स्क्वायर कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 100 0 100 और यहाँ पे 400। इतना सिंपल। बहुत अच्छे। जितना भी अभी तक आपने किया बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छी चीजें आती हैं। चलिए जी, अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, कुछ आइडिया है आपको, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो आपको। बढ़िया जी, आपको पता है सब चीज आती है आपको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा छोटा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। ये होता है किसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का। आपने पहले ही सीख रखा है। ठीक है भाई, बेस्ट। तो चालू करते हैं। यहाँ पे इसका टोटल कितना हो गया एक्स का स्क्वायर, तो 400 500 ये हो गया 1000। सिंपल इतना। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो अंडर द रूट 1000 अपॉन में एन। नंबर्स कितने हैं यहाँ पे नंबर मेरे को दिखाई दे रहे हैं 5, तो 5 लगा दिए, और 5 से नंबर से काट देंगे इसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो ये हो गया अंडर द रूट 200। सिंपल। सेम ऐसे ही हम निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन में एन। और सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल इसी अब भी आया कितना 1000 1000। तो चलिए जी पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ये हो गया 1000 अपॉन में 5 अंडर द रूट, तो इसका भी आंसर आ गया अंडर द रूट 200। सिंपल इतना। बहुत अच्छे। अभी तक जो आपने किया वो बेस्ट किया। बस हमें एक चीज और निकालनी है, क्योंकि हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, तो हमें चाहिए छोटा एक्स और छोटा वाई। आपको फॉर्मूला में बता रखा है ऊपर। सबसे पहले क्या चाहिए, छोटा एक्स और छोटा वाई। चलिए जी कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई में 20 ये हो गया 400, 40 मल्टीप्लाई में 10 ये हो गया कितना, ये हो गया 100, उसके बाद 0 100 और 400, टोटल कितना आ गया 1000। चलिए जी फॉर्मूला लगाते हैं हम स्टैंडर्ड कोरिलेशन का। कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा छोटा एक्स और छोटा वाई अपॉन में अंडर द रूट, सॉरी उठाओ, एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। चलिए जी, तो ये हो गया 1000 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है 5। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है अंडर द रूट 200, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में अंडर द रूट 200 वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था बेबी। चलिए 5 से कट गया, आपका आंसर आ गया 200, और अपॉन में ये हो गया क्या बोलते हैं 200 का रूट, और 200 का रूट मल्टीप्लाई करने। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि 200 का रूट और ऊपर स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट गया, आपका आंसर आ गया 200 बटे में 200, और आपका आंसर आ गया एग्जैक्टली 1, वो भी प्लस का। प्लस का 1 मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बुक्स में है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो भाई क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। आप एक बार कोशिश करना कि बिना देखे प्रैक्टिस करो, क्योंकि कंसेप्ट यही है। बस वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज जो है ना वो थोड़ी सी चेंज कर दें, ताकि आपको डिफिकल्टीज हो जाए ये मीन निकालने में, और क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में, और क्या बोलते हैं कोरिलेशन निकालने में। ठीक है, वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं ये वाला एग्जाम्स में नहीं आता क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आना हुआ तो इससे ज्यादा चांसेस इसके होते हैं कि ये वाला टॉपिक आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। वैसे इससे भी ज्यादा चांसेस एक के हैं, जो भी जिसको मैं बोलता हूँ कबूतर खाना, बहुत मुश्किल टॉपिक होता है। पहले एक बार इसको समझते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए।
कर लो भाई नोट फटाफट। हाँ भाई श्योर है। चलिए भाई, तो अब हमें दूसरा मेथड करना है जिसमें बात करेंगे हम सिग्मा छोटा एक्स छोटा वाई अपॉन में अंडर द रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा वाई स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले की। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इससे भी कॉरिलेशन निकलेगा, जिसमें एक्स्ट्रा चीजें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपने पहले ही कर रखा है उसी से निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं है। उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया है, ये लेटेस्ट फॉर्मूला है जो आजकल में आया है। ठीक है भाई, चलिए जी। तो सिग्मा छोटा एक्स छोटा वाई कितना दे रखा है आपको, 1000, हमने वही लिख दिया ऊपर, सिंपल। अंडर द रूट आपको n1 लिखने की जरूरत नहीं वहां पे, बस यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल देख लो, सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल हाँ जी 1000 मल्टीप्लाई में सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल 1000, हाँ जी वो भी लिख दिया हमने। जो भी रूट के अंदर मतलब रूट के अंदर दो वैल्यू होती है तो फिर वो बाहर आ जाती है रूट के अपने आप ही, तो इसको बोल सकता हूँ मैं 1000 अपॉन में 1000, और इसको जब आप काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, खत्म भाई क्वेश्चन। सिंपल, बहुत सिंपल था भाई ये, स्टैंडर्ड डेविएशन से भी बहुत ज्यादा सिंपल है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी पेपर आएगा। बस यहाँ पे वैल्यूज में गलती मत कर देना, कहीं पे अगर आपने पॉइंट मीन निकालने में दिक्कत कर दी या फिर कहीं और पे गलती कर दी तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके, कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर का यूज करते हुए करना सिंपल सारी कैलकुलेशन, क्योंकि मैं बड़े क्वेश्चन लूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, वीडियो और ज्यादा लंबी बनेगी, बस मेरे को आपको चाहिए कि मैं कंसेप्ट समझा दूं आपको, न्यूमेरिकल तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल ना। हाँ जी, फिर भी डाउट हो रहे होंगे तो भाई बता देना, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो फिर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन भी, जो भी आपको डाउट आते हैं। ठीक है मैं, चलिए, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमें सीखना है कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, थ्योरी वाला कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, सिंपल। चलिए जी, फटाफट से नोट कर लो, चल तो रहा है। हाँ भाई शुक्र है। तो सर इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इसके बाद स्टेप डेविएशन भी है, एक बार वो करवा देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए एक साथ साथ। ठीक है, स्टेप डेविएशन तो करवाने में टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, तो इसको छोड़ ही देते हैं, एग्जाम में आता भी नहीं है, हम शॉर्टकट मेथड करेंगे। सेम उसी तरीके से आपको स्टेप डेविएशन भी पड़ेगा मेथड। ठीक है जी, तो चालू करते हैं हम फटाफट से, कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला वही था जो आपने फॉर्मूला सीखा था ना भाई, फॉर्मूला क्या है कोरिलेशन निकालने का, कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा छोटा एक्स अपॉन में छोटा वाई, सॉरी सिग्मा छोटा एक्स और छोटा वाई अंडर द रूट सिग्मा छोटा एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में सिग्मा छोटा वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है कोरिलेशन का, बस थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं। और शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, देखिए पहले डाटा लिख लेते हैं एक बार शांति से। मान लो क्वेश्चन दे रखा आपको 110 120 130 140 150, यहाँ पे आपको डाटा दे रखा है 150, 150 नहीं 250 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 250 240 230 220 और 210, सिंपल जरा। चलिए इसका आंसर आपका -1 आने वाला है। ठीक है, और पता चल जाता है देखने पे डाटा कि कैसा है। ठीक है, और एक बार करते हैं फटाफट से शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड की खास बात होती है, जैसे देखो बाकी जो मेथड है ना, जैसे बाकी मेथड है उसमें क्या था, हमको निकालना था छोटा एक्स और हमको निकालना था छोटा वाई। अब ये छोटा एक्स और छोटा वाई कैसे निकलता है, एक्स में से मीन माइनस करना पड़ता है। और अगर खुद सोचिए इस पूरे डाटा को हम सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर जो है वो पॉइंटों में आ, मतलब मीन का आंसर क्या आ गया, पॉइंटों में आ गया। और अगर मीन पॉइंटों में आ गया तो फिर हमको सब में से मीन को माइनस करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी पॉइंटों में, यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी पॉइंटों में, यहाँ पे आप उन दोनों को स्क्वायर करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, सारी वैल्यूज क्या होंगी पॉइंटों में। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंथी ना बने इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो लेंथी ना बने, आपका जो मीन है वो पॉइंटों में ना आए। ठीक है भाई, अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो आपने ऊपर सीखा था वही है, बस ये जो मीन होता है वो मतलब छोटा एक्स होता है, इसको हम dx बोलते हैं और छोटे वाई को dy। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा सिग्मा छोटा एक्स और छोटा वाई था, यानी छोटा dx और dy। ठीक है, अपॉन में उसके बाद अंडर द रूट, अंडर द रूट के बाद क्या, छोटा dx का स्क्वायर और छोटे dy का स्क्वायर। यही फॉर्मूला था जो हमने लिखा, बस वहां पे d लगा दिया आगे। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी और आएंगी, क्या क्या, माइनस में सिग्मा dx और सिग्मा dy अपॉन में n। सेम यहाँ पे माइनस में सिग्मा dx स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा dx अपॉन में n और इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस में सिग्मा dy का स्क्वायर अपॉन में n। तो भाई ये फॉर्मूला हो गया आपका कौन सा, शॉर्टकट मेथड। वो कह रहा है इतना बड़ा फॉर्मूला करने से अच्छा भैया तो पॉइंटों में कर लूंगा, कैलकुलेटर अलाउड है, मर्जी आपकी सर जैसा मर्जी, लेकिन मेरे को ये वाला इजी लगता तो फिर मैंने समझा दिया बस खाली। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे हमको मीन निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कोई भी मीन। तो मैं एक्स के लिए एज्यूम कर रहा हूँ कौन सी वैल्यू, 130। ठीक है जी, और हम वाई के लिए एज्यूम कर ले कौन सा, सॉरी 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 सॉरी, ये वाई की लाइन नहीं है ना, हाँ जी, तो वाई के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं 220।
तो एज्यूम कर लेते हैं y के लिए कितना 220। चलिए जी अब सॉल्व करना चालू करते हैं। तो dx कैसे निकलेगा, x पूरी लाइन में से 130 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 10 0 10 और 20। उसके बाद dy कैसे निकलेगा, इस पूरी लाइन में से आपको 220 घटाना पड़ेगा, तो इसमें से ये क्या बच गया यहाँ पे 30 20 10 0 और यहाँ पे हो गया माइनस का 10। इतना सिंपल। चलिए करना वैसे ही जैसे पहले आप कर रहे थे, अब आपको स्क्वायर करना है छोटे x का, तो हो जाएगा छोटे x का स्क्वायर यानी डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको आप स्क्वायर कर लेंगे फटाफट से। तो 20 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 400, यहाँ पे हो गया 100 0 100 और उसके बाद 400, यहाँ पे हो जाएगा 900 उसके बाद 400। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 100 0 और लास्ट में 100। अब हमें क्या करना है, छोटा डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 2 हो गया 6 यानी कि 600, 2 एकदम हो गया 2 यानी 200, 10 का 0 ये भी 0 और 10 एकदम 10 यानी कि 20 मतलब 200। सिंपल सर, और ये सारी वैल्यू माइनस में आई है क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था इस वजह से। चलिए जी अब फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमने 3 का टोटल किया था, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है इसलिए आपको 5 का टोटल करना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि उसमें आपको dx का टोटल भी चाहिए ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे dy का टोटल। चलिए जी करते हैं। 600 700 800 900 और 1000, ये हो गया 1000, वो भी कौन सा माइनस का। इसका टोटल कर लेते हैं, तो 900 1000 हो गया 1500 1500। इसका टोटल कर लेते हैं 400 1 500 यानी कि ये हो गया 1000। चलिए इसका टोटल हो जाएगा कितना, 10 से 10 कट गया 50 और इसका टोटल हो गया कितना 30 30 से 30 कट गया, इसका आंसर आ गया 0। ठीक है जी, चलिए शुक्र है, बहुत अच्छे। अब उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें चाहिए सिग्मा dx और dy का मल्टीप्लाई का टोटल, तो ये टोटल आ गया कितना 1000, तो यहाँ पे 1000 माइनस में dx और dy को मल्टीप्लाई करना है, तो dx की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई में 50, यही था ना dx और dy को मल्टीप्लाई करना है, और बोन में n कितना है नंबर 5। ठीक है भाई, चलिए अब उसके बाद यहाँ पे अंडर द रूट लगा देते हैं बहुत बड़ा। उसके बाद यहाँ पे था dx स्क्वायर कितना है 1000, बेस्ट परफेक्ट, माइनस में सिग्मा dx ये हो गया 0 अपोन में इसका स्क्वायर करना था एक बार और अपोन में 5 खत्म। यहाँ पे चालू करते हैं, अब dy चाहिए, dy का स्क्वायर कितना हो गया 1500। उसके बाद माइनस में dx कितना दे रखा है आपको 0, तो ये हो गया dx 0, इसका सॉरी dx में dy चाहिए ना 50, सॉरी 50 इसका स्क्वायर अपोन में n की वैल्यू कितनी है 5। इतना सा करते के साथ ही बस आपको सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन खत्म। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे वही रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व कर लेता हूं यहाँ पे, तो ये 1000 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिवाइड करेंगे 0, तो ये हो गया 1000 पूरा। यहाँ पे 0 से सॉल्व करेंगे तो बस खाली 1000 रह जाएगा, तो ये हो गया अंडर द रूट 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 2500 और उसमें से कितना घटाना है 5 सॉरी 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, तो इधर आ जाएगा 500। 1500 में से 500 गए तो कितना बच गया 1000। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 1000 बटे में 1000 इज इक्वल टू 1, यानी आपका आंसर क्या आ गया 1। एक सेकंड, ये माइनस का था ना, तो ये माइनस करेगा, ये माइनस करेगा और ये भी माइनस करेगा, ये भी माइनस करेगा, यानी आपका आंसर क्या आ गया माइनस का 1, यानी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, स्टेप डेविएशन के लिए कुछ नहीं करना, ये जो आपने dx निकाला है ना, इसको कॉमन से और डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा d डैश और फिर उसके बाद सॉल्व करोगे तो फिर आपका आंसर शॉर्ट स्टेप डेविएशन से बन जाएगा। फॉर्मूला सेम है, कुछ चेंज नहीं करना, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बस यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो 2 10 2 1 1 0 ऐसे वैल्यू आ जाएंगी, डी एक्स और डी वाई की जगह आपको डी डैश और डी वाई डैश दिखाई देगा। ठीक है, अब एक बार ट्राई करना, बुक से क्वेश्चन करना, आपके हो जाएंगे सारे परफेक्ट। ठीक है भाई, चलिए जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो हाँ भाई शुक्र है। तो अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी है भाई कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही वाला। तो ये क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे ना कोरिलेशन आपको निकालना है और वो भी कार्ल पियर्सन की हेल्प से ही निकालना है। ठीक है, लेकिन इस बार जो डाटा दे रखा है ना वो डायरेक्ट डाटा नहीं है, वो आपको दे रखा है एक क्लास इंटरवल की सीरीज में, तो आपको कुछ इस तरीके से डाटा दे देगा और आप इसकी हेल्प से बोलेगा आपको निकालने के लिए कोरिलेशन। सिंपल। चलिए अब आपने जो डाटा यूज किया है ना, जो आपने फॉर्मूला यूज किया है, बस वही फॉर्मूला यूज करना है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी आ जाएंगी ना इसके साथ साथ। ठीक है, तो रिलेशन आपको बताना है लेकिन फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। तो कोरिलेशन कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। रिलेशन निकालने के लिए जो आपने फॉर्मूला किया था ना सिग्मा dx अपॉन में dy, मतलब सिग्मा dx और dy, वैसे ही फॉर्मूला यूज करना है, बस आगे f भी लगा देना है, तो f dx और dy। ठीक है, माइनस में सिग्मा f dx और यहाँ पे सिग्मा f dy अपॉन में n अपॉन में एक बड़ा अंडर द रूट ब्रैकेट चालू करना है, सिग्मा f dx का स्क्वायर माइनस में सिग्मा f dx का स्क्वायर अपॉन में n, उसके बाद सिग्मा f dy का स्क्वायर माइनस में सिग्मा
एफ डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है भाई। तो ये आपका मेन फॉर्मूला बनेगा, बड़ा फॉर्मूला, और ये पक्की बात है भाई, जनरली अगर आप पूरी बुक में से मतलब इस पूरे चैप्टर में से कोई करना चाहते हो न्यूमेरिकल तैयार, तो इसको तैयार करना, क्योंकि एग्जाम में पक्का ये वाला आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। जरूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन घूम के आएगा, लेकिन इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है जी। तो चालू करते हैं। सबसे पहली चीज हमको जैसे हम करते थे पहले वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग स्टेप बन जाएगा इसमें, अलग से चालू करते हैं। जैसे कि एक बार देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं उतार लेता हूँ डाटा। तो हमको दे रखा है क्लास इंटरवल के तौर पे, क्या क्या दे रखा है एक बार चेक कर लेते हैं वो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होता है ये वाला भाई थोड़ा। तो यहाँ पे दे रखा है आपको 15 से 25, उसके बाद दे रखा है 25 से, हाँ जी 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। सिंपल, बस ये लास्ट वैल्यू है इतने पे ही। तो ये आपको इतने पे ही डाटा यूज करना है, ठीक है। लास्ट में टोटल एक बार कर लेते हैं, उसमें लास्ट में जरूरत पड़ेगी वहां पे, ठीक है जी। तो फिलहाल सबसे पहली चीज हम निकालेंगे यहाँ पे मिड वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है भाई बार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर इससे बाहर से शोर आ रहा है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। बात आती है भाई मिड वैल्यू, मिड वैल्यू निकालते हैं इसमें से। तो 15 और 25 के बीच में आती है आपकी वैल्यू 20, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 50 और फिर हो जाएगा 60, ठीक है। इतना सिंपल ना, बहुत अच्छे। अब इसके बाद आप क्या निकालते हो भाई, ये तो मिड वैल्यू है ना, हाँ जी। तो इसको हम x बोल सकते हैं भैया, हाँ जी बोल सकते हैं, लेकिन ये बड़ा x है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, छोटा x, छोटा x मतलब जिसको हम बोलते हैं dx। और वो dx कैसे निकलता है आपको पता है, एज्यूम करके माइनस करना पड़ता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 40 को, ये बन गया हमारा 40 का x वाला एज्यूम, ठीक है। चलिए इसको एज्यूम कर लिए, तो माइनस किया, यहाँ पे बन गया माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और 20। सिंपल इतना, बहुत अच्छे। उसके बाद आप क्या निकालना है, आपको निकालना है dx डैश जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले में डैश है सारे सारे, वो तो मैंने लिखे नहीं वैसे ऐसी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, सब फॉर्मूले में डैश, ठीक है। चलिए जी, तो फिलहाल dx डैश निकाल लेते हैं, यानी कि 10 कॉमन जो होता है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कॉमन हमने मान लिया 10, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1 माइनस के, उसके बाद 0, उसके बाद 1 और 2। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना अभी तक, पक्का पक्का, बहुत अच्छे। तो इतने पे आपने ये सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अभी तक कोई डाउट नहीं हुआ मेरे हिसाब से, तो आपको कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए जी, अब मेन चालू करते हैं। अभी हम जो ना डाटा यूज कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अब आपको डाटा दे रखा होगा ऊपर से भी, तो ऊपर से भी आपको ऐसे ही यूज करते हुए आना है नीचे, यानी यहाँ पे हम यूज करेंगे ऐसे टेबल बनाना, ठीक है। कुछ टेबल हमारी ऐसी बनेगी। चलिए जी, तो चालू करते हैं फटाफट से बनाना इस टेबल को, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हमको जो वैल्यू दे रखी है, इसको बेटा दो थोड़ा सा, हाँ जी, जो वैल्यूज दे रखी है 20 से 30, तो यहाँ पे आ गया हमारा 20 से 30, उसके बाद 30 से 40। भाई जगह कम है तो इस बारे थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप समझ जाना बस। 40 से 50, 50 से 60 और लास्ट है 60 से 70, 60 से 70, ठीक है जी। तो इतना हमारा बन गया पूरा पूरा कबूतर खाना बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है वहां पे एग्जाम्स में। अब उसके बाद हमें क्या निकालनी है अगले स्टेप में, मिड वैल्यू, जैसे आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू 20 और 30 के बीच में क्या आ गई भाई, 20 और 30 के बीच में आता है कितना, ये आता है भैया 15, और नहीं 15 क्या है 25, ठीक है। 30 और 40 के बीच में आता है 35, यहाँ पे 45, यहाँ पे 55 और लास्ट में 65। बस अब हमें मिड वैल्यू थोड़ा चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है भाई, हमें चाहिए होता है सर dx, और वो dx सॉरी dy, यहाँ पे dx है ना, ये dy कॉमन मानते 10। अब हमें चाहिए डी वाई, कैसे निकलेगा, सी को यहाँ पे ए को मानना पड़ेगा 45, तो ए मैं मान रहा हूँ वाई के लिए एज्यूम्ड मीन कितना 45। अब 45 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20। अब हम निकालेंगे डी वाई डैश, और वो डी वाई डैश कैसे निकलेगा, कॉमन से डिवाइड करके। कॉमन कितना है इस बार 10, तो मैं हर जगह पे मान रहा हूँ कि कॉमन हमारा कितना है 10, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2, इतना सिंपल, कोई डाउट तो नहीं आया अभी तक, बहुत अच्छे। अब आपको और ज्यादा टेंशन लेनी है इसके बाद से, कैसे टेंशन लेनी है बताता हूँ अभी, ठीक है जी। क्योंकि अभी तो फ्रीक्वेंसी का काम ही नहीं हुआ, अभी हम नॉर्मल करना होता है ना क्वेश्चन वैसे ही कर देते हैं, बस ये फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है इनमें, तो इसलिए ध्यान से करना पड़ता है। चलिए जी, अब चालू करते हैं फ्रीक्वेंसी लिखना। तो मेरे को दिखा है इस साइड की फ्रीक्वेंसी जो देखी है वो ये दे रखी है, यानी 17 37, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले डायरेक्टली, हो गया 17, उसके बाद हमको चाहिए कितना 37, फिर है 15 25 और लास्ट में कितना है 6, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं नीचे वाले की, ये हो गया 5, उसके बाद 20 44, 20 44, उसके बाद दे रखा है 24 700, 24 7 और यहाँ पे टोटल दे रखा है 100, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वाई की, और ये फ्रीक्वेंसी है एक्स की, ठीक है जी। चलिए अब बीच की फ्रीक्वेंसी भी भर देते हैं साथ साथ लगे, तो हो गया 5
उसके बाद हो गया 9 और 10, उसके बाद हो गया 3 25 12 4, 3 25 12 और 4, और इसके बाद दे रखा है भाई 2 2 16 2, 2 2 16 और 4, ठीक है। उसके बाद दे रखा है 5 और 2, तो 5 और 2, ठीक है। अभी इस डब्बे का क्या काम है वो अभी बताता हूँ, ठीक है, बीच वाले का। फिलहाल जो अभी हमने कर रहा है उस हिसाब से करते हैं, थोड़ा सा और आगे एडवांस तरीके से, ठीक है जी। तो ये हमारी वैल्यूज होती जा रही हैं, ठीक है, ये हमारा पूरा होते जा रहा है धीरे धीरे। अब चलिए चलिए आगे चलते हैं। तो हमें फॉर्मूले में देख रहा है, हमें सबसे पहले चाहिए होता है डी एक्स डैश, और हमें डी वाई डैश चाहिए, उसके बाद उनका स्क्वायर वाला भी चाहिए। तो हम यहाँ पे निकालेंगे डी एक्स डैश, ठीक है। चलिए तो डी एक्स मतलब डी डैश, आपको याद होगा, आपको याद है dx कैसे निकाला था? हाँ जी, यहाँ पे निकाल रखा है हमने dx, पूरा पूरा dx, लेकिन हमें डैश वाला चाहिए, यानी कि ये वाली वैल्यू। और उसके बाद हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये हो गया f को इस पूरी dx से मल्टीप्लाई, x वाली लाइन से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 दूनी हो गया 34, तो ये हो गया माइनस का 34, और उसके बाद 37 से कम 37, तो ये हो गया माइनस का 37, उसके बाद 15 जीरो जा जीरो, 25 से कम 25, 6 दूनी 12। सिंपल। ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एफ डी वाई। एफ डी वाई कैसे? ये था हमारा डी वाई, सारी की सारी वैल्यूज डी वाई है ना, ये जैसे डी एक्स था वैसे ये डी वाई है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इससे फ्रीक्वेंसी से, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 20 से कम 20, माइनस का 44 जीरो जा जीरो, और 24 वन जा 24, 7 2 जा 14। इतना सिंपल, बहुत अच्छे, आप सही कर रहे हो, बेहतरीन कर रहे हो, इससे ज्यादा बेहतर कोई कर ही नहीं सकता सर, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ डी एक्स स्क्वायर मतलब डी वाई स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे भी निकाल लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे एफ डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, मतलब वही डैश वाला, तो स्क्वायर वाले को। अब स्क्वायर वाला कहाँ करा? स्क्वायर वाला तो भैया किया ही नहीं। अब स्क्वायर वाला क्या करना है भाई? स्क्वायर का मतलब होता है इसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्रीक्वेंसी से। अब फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास 17, तो 17 गुणा में 4 कितना हो गया 17 4 जा 17 4 जा 68, ठीक है। उसके बाद एक का स्क्वायर कितना हो गया? ये एक हो गया, एक को मल्टीप्लाई करना है इससे 37 से, तो हो गया 37, उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद 25 गुणा में 1 हो गया 25, और 6 गुणा में 4 6 4 24, ठीक है जी, बेस्ट। आगे चलते हैं, इसको भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना 4, 25 गुणा में 4 कितना हो गया 25 चौक 20, उसके बाद 20 गुणा में 1 कितना हो गया? ये हो गया 20। एक सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़ ना हो जाए, बस मैं माइनस प्लस देख लेता हूँ भाई ध्यान से, क्योंकि गलती हो रहा था भाई। नहीं, 25 चौक 60, ठीक है, 5 4 20, ये हो गया 20, ये था 20, 20 एक कम 20, ठीक है, वैसे ही हो रहा है, तो 0 24 का 24, और 7 4 जा 28, ठीक है भाई, इतना बेहतरीन है, बेस्ट है। हाँ जी, तो आपने स्क्वायर वाली भी सारी वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या चाहिए? अब हमें चाहिए सर सबसे पहले चीज एफ डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा वो निकालना है, यानी हमें चाहिए एफ डी एक्स और डी वाई डैश वाले। हाँ जी, यहाँ पे भी हमें चाहिए एफ डी एक्स और डी वाई। मेरे को लग रहा है सर आपको वहां का कोने का दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं कितना दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए हाँ मेरे को लग ही रहा था नहीं दिखाई दे रहा भाई, थोड़ा सा घुमा लेता हूँ उसको मैं, ठीक है, ताकि आप आराम से देख पाओ, ठीक है सर, तो ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत तो बता देना, ठीक है भाई। चलिए तो शुरू करते हैं, तो अब कैसे निकालें इनको? चलिए अब ये वैल्यू कैसे निकालनी है देखिए ध्यान से। तो सबसे पहली बात आती है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको? dx डैश मतलब dx डैश और dy डैश को। तो फ्रीक्वेंसी अब वो वाली मत लेना, ये जो अंदर वाली फ्रीक्वेंसी है ना, इन फ्रीक्वेंसी का यूज करना, ठीक है भाई। लास्ट में कर रहे हैं हम, तो लास्ट में हम इन फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे जो अंदर देखिए ना फ्रीक्वेंसी इनका, ठीक है। अब कैसे यूज करना है देखो, dx और dy को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये dx ये dy, तो 2 टू जा कितना हो गया 4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा ताकि याद रहे 4। अब इसके लिए तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ गया 2, 2 0 जा यहाँ पे हो गया 0, सिंपल इतना, बहुत अच्छे। आगे चलो ना, नहीं थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं भाई, साथ में फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है ना इसको भी, ठीक है जी। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा सीधा 20, 1 1 2 जा 2, 2 और 9 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 18, ठीक है जी। तो ये 18, और इसको करेंगे तो कुछ नहीं, और यहाँ पे तो डैश था ही, ठीक है खाली थी। एक बार और समझते हैं कैसे। मैं कह रहा हूँ पहले तो इन दोनों मल्टीप्लाई करो, और जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, ये डी एक्स है, ये डी वाई है, बस ये इन तीनों मल्टीप्लाई करना है तब वो निकलेगी वैल्यू। जैसे कि फ्रीक्वेंसी हो गई 10, dx हो गया 1 माइनस का, और क्या बोलते हैं यहाँ पे dy कितना है माइनस का 1, तो 1 कम हो गया 1, और 10 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? ये हो गया 10। चलिए जी 25 को करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा, उसके बाद मतलब 0 से मल्टीप्लाई करने में सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी इधर 0 0, ठीक है जी। चलिए और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करने में ये भी 0 हो जाएगा, सिंपल। चलिए इसको करते हैं, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -2, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 ही रहेगा, तो ये हो गया -, ठीक है जी। उसके बाद
ये हो गया 1, 1 कम 1 और ये हो गया 16, तो ये इसका हो गया 16। चलिए जी, इसका कर लेते हैं 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ठीक है भाई। चलिए खत्म। इसको कर लेते हैं लास्ट, 1 दूनी 2, 2 पंजे 10, ठीक है जी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हो गया 8। इतना सिंपल, बस खत्म। अब बस इसका रोल करते जाओ, आपको याद आएगी। जैसे कि 20 और 18, 20 और 18 कितना हो गया 38, 38, तो यहाँ पे आ गया 38, सिंपल। चलिए 10, 10 में से 2 गए 8, तो यहाँ पे बच गया 8। चलिए 0 0, ये 0 हो गया। उसके बाद 16 और 10 और 16 हो गया 26, 26 और 6 कितना हो गया 26 6 32, तो यहाँ पे हो गया 32। आगे चलते हैं, 8 8 कितना हो गया 16, तो यहाँ पे हो गया 16, सिंपल खत्म। इसको कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे ऐसे, तो 20 का यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे कितना आएगा 18 और 10 28, सॉरी 18 और 10 28। उसके अलावा यहाँ पे सब में 0 है ये, और ये इधर कितना हो जाएगा, ये हो गया 16, 16 में से 2 चले गए तो बच गया कितना 14, 14 और 8 6 7 8 यानी 22, ठीक है जी। एक बार फिर चेक करना 6 से बार, ठीक है सही है, बढ़िया। 18 और 10 28, ठीक है जी, नहीं सॉरी 10 और 8 18, सिंपल सर। चलिए एक बार इनका टोटल कर लेते हैं, टोटल चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो गया 20 20 कितना हो गया 2 2 4 2 6 नहीं 22, और ये हो गया 30 40 40 50 60 70 80 80 और एक 88, तो इसका हो गया टोटल 88। इसका टोटल चेक कर लेते हैं एक बार, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, तो हो गया कितना 32 और 8 हो गया 40, 50 60 70 80 80 80 और 90 96 नहीं 94। एक बार देख लेता हूँ भाई, कभी गलत ना हो जाए, ध्यान से। हाँ भाई, तो मेरे को लग ही रहा गलती हो जाएगी और हो ही गई। यहाँ पे मैंने 6 समझ लिया, इसको ये 6 नहीं है भाई, ये 0 है, ठीक है। चलिए तो 16 और 10 कितना हो गया 26, तो यहाँ पे कितना आ गया 26 फ्रीक्वेंसी में। तभी मैं सोचूं यहाँ पे बराबर क्यों नहीं आना, सेम आना चाहिए ना, क्योंकि आंसर हमें आपको। चलिए जी, तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हो गया कितना 4 और 4 इसको दे दिए इन्होंने, तो ये हो गया 30, ये 20 20 30 कितना हो गया 50 50 और क्या बोलते हैं 38, ये हो गया 88। चलिए भाई अब सही आ रहा है, ठीक है। तो आपकी दोनों वैल्यू मैच हो रही है, बाकी को भी टोटल कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी रहे बाद में मतलब कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अभी फिलहाल कैलकुलेटर देखना पड़ेगा भाई, कैलकुलेटर देखें क्या। चलो ऐसे सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। तो 20 और 10 30 हो गया, 30 इसमें से चला गया, यहाँ पे 6 बच गया, 6 इसमें से चला गया तो बच गया यहाँ पे 8, तो इसका हो गया 8। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। 20 और 20 हो गया 40 50 60 70 80 80 90 90 2 92 92 इधर आ गया, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो 34 और 37, 34 और 37 भाई मुश्किल से ही कटेगा इनसे, तो एक बार काटने की कोशिश करते हैं। तो 25 और 12 25 10 35 35 36 37, तो इस 37 से ये 37 कट गया, यहाँ पे बचा माइनस का 34। इधर कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो 25 और क्या बोलते हैं 25 10 25 25 50 49, मान लो 50 ही हो गया मान लेते हैं, तो 50 इसमें चला गया, यहाँ पे बच गया कितना 19। अब 19 बच गया इधर, 19 इसमें जोड़ देंगे तो 37 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 में 47 57 56, तो इसका हो गया 56, सिंपल सर। तो मेरे हिसाब से आपका ये आंसर हो रहा है, कहीं पे गलती हो जाए तो भाई मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से जितना मेरे को कैलकुलेट करना था मैंने अपना कर लिया, ठीक है जी। चलिए अब वापस से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एफ डी एक्स डी वाई चाहिए जिसमें दोनों में से कोई सी भी वैल्यू ले लो, 88 आ रही है, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे 88, माइनस में एफ डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा एफ डी एक्स एफ डी वाई ये रहा, और ये रहा एफ डी एक्स, तो इसका टोटल आ गया 38 और इसका टोटल आ गया कितना 8, तो सॉरी इसके 34 है और इसका कितना है 8 अपॉन में एन। नंबर कितने भाई, नंबर मतलब अच्छा यहाँ पे नंबर नहीं होता, सिग्मा एफ होता है, नंबर नहीं होता, क्या होता है यहाँ पे सिग्मा एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ चुकी है ना, इसके लिए सिग्मा एफ का यूज करेंगे, जो कितना आ रहा है हमारे पास टोटल 100। चलिए जी, तो ये आ गया 100 अपॉन में, तो इसके बाद अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर कितना आ रहा था ये वाला, अच्छा एक्स स्क्वायर चाहिए ना मेरे को 56, तो भाई ये आ गया 56 माइनस में एक्स एफ डी एक्स यानी कि 34, और ये हो गया माइनस का 34 का होल स्क्वायर अपॉन में 100, और ये ब्रैकेट बंद, और उसके बाद अगले में ये हो गया 92 माइनस में 8 का स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है जी। तो इतना आपको हो गया, बस आपको किसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, जैसे आप इसको सॉल्व कर लोगे आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। सॉल्व करके दिखाऊं, चलिए जी फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ भाई शुरू करते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है भाई प्लस का 0.79, तो आपका आंसर देख लेने एक बार, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेट करके, जो भी आपका आंसर, अगर ये सही आंसर हो तो बता देना थम्स अप करके भाई कि आपका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे खत्म हो गया आपका ये वाला टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई सब दिल से कलेजों से मतलब दिल से कलेजों से फेफड़ों से गुर्दों से शरीर के अंगन से थैंक यू आपको, ठीक है।
और अगर आपने पहले से लाइक से सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है, बाद में कर दिया आराम से, ठीक है भाई। हम भी यही हैं, आप भी यहीं मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, है ना भाई। चलिए अभी कहाँ मिलना भाई, अभी तो और चालू करने हैं टॉपिक, ठीक है। तो अभी तक आपने ना भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे ना वो सारे कवर कर लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला है, आपके एग्जाम में यही वाला टॉपिक आने वाला है, ठीक है भाई। इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना भाई, ये मान लो यही पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। फिलहाल टॉपिक को आगे बढ़ाते बढ़ाते चालू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन और प्रोबेबल एरर, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक थ्योरी के टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, जल्दी से चुटकी में खत्म करते हैं इसे, ठीक है। चलिए भाई जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो भाई। हाँ भाई शुक्र है फिर, तो चालू करते हैं। अब टॉपिक आती है, बात आती है किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन की। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रॉपर्टीज क्या है कोरिलेशन की। कोरिलेशन की पहली प्रॉपर्टी है कि वैल्यू जो है उसकी -1 से +1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है, ना इससे कम होगी ना इससे ज्यादा बढ़ेगी। क्या चल तो रहा है, प्रॉपर्टीज इसकी वही है कि इसकी प्रॉपर्टीज -1 से +1 के बीच में रहेगी, ठीक है भाई। चलिए, और मैंने ये भी बताया था साथ साथ अगर 0.75 से बड़ी वैल्यू होगी तो इसको बोलेंगे हाई कोरिलेशन, और 0.25 से छोटी वैल्यू होगी तो उसको बोलेंगे लो कोरिलेशन, और इनके बीच में रही तो मॉडरेट कोरिलेशन, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन से जो होती है ना कोरिलेशन, वो इंडिपेंडेंट होती है। मतलब क्या होता है इसका, कि जो कोरिलेशन में जो भी डाटा दिया होता है उसमें आप कोई भी वैल्यू जोड़ दो, कोई भी वैल्यू घटा दो, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, कोई वैल्यू डिवाइड कर दो, उससे पूरे आपके जो कोरिलेशन है, रिलेशन है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। बात आती है लास्ट टॉपिक, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए नहीं, अगला जो चैप्टर करेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कोरिलेशन है ना वो आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। जो रिग्रेशन लाइंस होती है ना उनकी हेल्प से, यानी कि बी एक्स ऑन वाई और बी वाई और एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर द रूट करोगे तो आप तब भी कोरिलेशन निकाल सकते हो, सिंपल से। और ये बी एक्स वाई और बी और मतलब बी एक्स ऑन वाई या फिर बी वाई ऑन एक्स क्या होता है, इसको हम करेंगे अगले चैप्टर में ज्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि चैप्टर ही उस चीज का है, सिंपल, बढ़िया। तो ये है इसकी 3 प्रॉपर्टीज किसकी, कोरिलेशन की। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक का नाम आता है प्रोबेबल एरर। अब ये प्रोबेबल एरर क्या है, जो हम कोरिलेशन निकालते हैं ना भाई उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। अब वो कितनी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो इस वजह से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। और वो मिस्टेक कहां तक हो सकती है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये है फॉर्मूला, क्या, प्रोबेबल एरर का। अब ये जो आर है, आर में जो आपने रिलेशन निकाला होगा, कोरिलेशन निकाला होगा, वो वैल्यू लिखनी है। एन मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स जो भी आपने चूज करे हैं क्या बोलते हैं कैलकुलेट करने के लिए, और इस फॉर्मूले को यूज करके आप आराम से निकाल सकते हो प्रोबेबल एरर। और इससे क्या पता चलता है प्रोबेबल एरर से, वो समझाता हूं। अगर प्रोबेबल एरर जो है वो आपकी कम है, किससे, सॉरी रिलेशन जो है आपका आर जो है कोरिलेशन आपका वो कम है उसकी वैल्यू प्रोबेबल एरर से, सिंपल, क्योंकि एक तक ही रहती है उसकी वैल्यू किसकी, रिलेशन की। तो अगर रिलेशन की वैल्यू प्रोबेबल एरर से कम है आपकी, तो फिर आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है। वहीं पे अगर आप रिलेशन की वैल्यू ज्यादा है प्रोबेबल एरर से, जो कि हमेशा ज्यादा निकलती है आपको, ठीक है, अगर ज्यादा है और वो भी कितनी ज्यादा है, 6 टाइम्स ज्यादा है, जैसे प्रोबेबल आप एरर आपका आ गया 2, ठीक है, और रिलेशन आपका कितना आया, वो ये हो गया क्या बोलते हैं 14, तो ये 6 टाइम ज्यादा है, मतलब 7 टाइम्स है ये तो, है ना भाई। तो इसको आप बोलेंगे हम क्या, हाई सिग्निफिकेंस है, यानी हाई चांसेस है कि आपने क्या बोलते हैं गलती कर रखी होगी थोड़ी बहुत, आपने जो है जो वैल्यू निकाली है वो गलत निकाली है, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं प्रोबेबल एरर। उसके बाद अगर आपकी जो रिलेशन है उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा तो है प्रोबेबल एरर से, ठीक है, लेकिन जो है वो ज्यादा कितनी है, वो 3 टाइम्स से लेके 6 टाइम्स के बीच में, तो आप बोल सकते हो कि मॉडरेट कोरिलेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी प्रोबेबल मतलब जो आपने कोरिलेशन किया है उसकी वैल्यू 1 टाइम्स से 3 टाइम्स के बीच में है, तो उसको हम बोलते हैं लो रिलेशन है, मतलब कि उनके बीच में कोरिलेशन जो है वो क्या है, कम है, ठीक है सर। तो प्रोबेबल एरर भी थ्योरी का टॉपिक है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा ज्यादातर अगर आना हुआ तो 1-2 नंबर में क्वेश्चन डाल देंगे, बस इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो बस ये वैल्यू याद रखना 0.6745, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस में आर स्क्वायर से और डिवाइड करना पड़ेगा अंडर द रूट एन से, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, सिंपल, बहुत अच्छे। और भाई यहाँ पे खत्म होता है छोटा सा टॉपिक थ्योरी का, और उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद 2 मेथड रह गए बस आपको सीखने के लिए, ये 2 मेथड सीखते के साथ ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है जी। फटाफट चालू करते हैं अगला टॉपिक, जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो। हाँ भाई चालू करें। तो बात आती है अब स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन की, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इजी टॉपिक है, आप आराम से कर सकते हो। इसका फॉर्मूला बताऊं सिर्फ पहले, चलिए जी। तो यहाँ पे रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n क्यूब माइनस में n, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए जी, तो बात आती है x दे रखा है आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी, x नहीं y दे रखा है, हाँ जी। तो आपको ये दोनों वैल्यू दे रखी है, आपको बोलेगा कोरिलेशन निकालो। कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 50, यहाँ पे लिखा हुआ है चलते हैं 48, फिर उसके बाद दे दिया आपको 46, फिर दे दिया 38, फिर उसके बाद 22, उसके बाद 10,
उसके बाद 8 7, कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और 2 9 10 हो गए, ठीक है 10 वैल्यू, ठीक। यहाँ पे आपको दे रखा है 2 4 9 12 17 25 50 75 78 और 92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई 10 वैल्यू हो गई है। चलिए अब आपको बोलेगा कि इस वैल्यू को सॉल्व करो, तो इस वैल्यू को अच्छा थोड़ा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ क्योंकि बीच में हो सकता है गड़बड़ हो जाए आपसे समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार कर देते हैं भाई कि यहाँ पे हो गया है 10 और यहाँ पे हो गया है 15, ठीक है ना इतना, नहीं इधर 25 कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब यहाँ पे आपको कोरिलेशन निकालना है और ये कोरिलेशन का सबसे इजीएस्ट टॉपिक होता है रैंक कोरिलेशन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रैंकिंग देनी पड़ती है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप असेंडिंग में देना चाहोगे रैंकिंग या फिर डिसेंडिंग में देना चाहोगे, बस आपको क्या करना है, इजिली आपको रैंकिंग देनी है। अब रैंकिंग कैसे देंगे, देखिए बहुत सिंपल सर, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं असेंडिंग मेथड का यूज करता हूँ, तो मैं बार बार असेंडिंग मेथड से रैंकिंग देना चालू कर दूंगा, ठीक है भाई। तो असेंडिंग में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू है 2, तो मैं इसको दूंगा फर्स्ट रैंक, ठीक है। उसके ऊपर इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, तो इसको दूंगा मैं सेकंड रैंक, इसको सेकंड एक्स पे बिठाएंगे, इसको थर्ड एक्स पे, ये और बड़ा है उससे, इसको फोर्थ पे, और इससे बड़ा कौन सा है 10, तो इसको फिफ्थ रैंक पे, इसके बड़ा कौन सा है 22, तो इसको सिक्स पे, इसको 7 पे, इसको 8 पे, इसको 9 पे और इसको 10 पे बैठाएंगे। चलिए जी रैंक 2, अब इसको रैंक सेकंड देनी है, यानी कि इनमें असेंडिंग ऑर्डर से सबसे बड़ा सबसे छोटा ये वाला, तो सबसे आगे ये बैठेगा फर्स्ट पे, ये सेकंड पे बैठेगा, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ सिक्स सेवन 8 9 10। इतना सिंपल आपने कर लिया, जो भी आपको रैंक देनी थी आपने दे दी। अब बात आती है भैया इस फॉर्मूले में हमें चाहिए होता है डी, और वो डी कैसे निकलता है, वो डी निकालने का बेहतरीन तरीका है क्या, R1 माइनस में R2। आप फर्स्ट रैंक में से आपको सेकंड रैंक घटानी है, तो ये फर्स्ट रैंकिंग है, ये सेकंड रैंकिंग है, बस माइनस कर दो आपका आंसर आ गया। जैसे 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 7 गया माइनस का 3, 3 में से 8 गया तो बच गया माइनस का 5, 2 में से 9 गया तो बच गया माइनस का 7, 1 में से 10 गया तो बचा आपके पास कितना 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 माइनस का 9। सिंपल इतना। चलिए अब हमें डी नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कैसे निकाला जाए, तो डी स्क्वायर निकालने के लिए आपको बस इसका स्क्वायर करना है और कुछ नहीं। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 7 का 49, 2 का 4, 4 का 16 और ये हो गया 1 1 9 और ये कितना था, ये 5 है भाई, सॉरी ये 5 है, 5 का हो गया 25, 7 का 49, 9 का और 81। सिंपल। चलिए अब आपको चाहिए सिग्मा डी स्क्वायर, यानी कि आपको बस इसका टोटल करना है। चलिए जी टोटल करना चालू करते हैं। तो ये 81 और क्या टोटल करते हैं, हाँ जी 81 और 49 ले लेते हैं। चलिए स्टार्टिंग में तो 81 हो गया 99, एक बार कैलकुलेटर, चलो जी सॉल्व करते हैं बराबर से। तो ये हो गया आपके पास 81 प्लस में आपके पास है 49 प्लस में 4 प्लस में 16 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49 और प्लस 81, ठीक है जी। तो आपके पास आंसर आ गया इसका टोटल 316, ठीक है जी। चेक कर ले एक बार, 81 49 4 16 1 1 उसके बाद 9 25 49 और 81, ठीक है जी। तो 316 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। इसके बाद अब आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n क्यूब माइनस में n। चलिए जी तो 1 माइनस में 6 मल्टीप्लाई में सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 316, तो यहाँ पे लिख देंगे 316 अपॉन में n, n की वैल्यू कितना है 10, तो 10 का क्यूब कितना हो गया यहाँ पे 1000 माइनस में 10। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो क्या 1 माइनस में 316 को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, इसको करेंगे अगर 6 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1896 अपॉन में 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, 1000 को माइनस करेंगे अगर 10 से तो ये हो गया 990, ठीक है जी। तो आपका जो आंसर आया है इसको डिवाइड करना है किससे 990 से, तो ये आ गया आपका 1 माइनस में 1.915, ठीक है। आप 912 लिख सकते हो इसको, ठीक है। और इसको जब माइनस से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 0.92, ठीक है। और इसको बोलेंगे हाई नेगेटिव कोरिलेशन। सिंपल सर। तो इस मेथड से आप रैंक कोरिलेशन की हेल्प से रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है आपको निकल के आ जाएगी। बस मेक श्योर करना आपका आंसर जो है -1 से +1 के बीच में आ रहा हो, वरना आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो रखा है, ठीक है जी। तो एक बार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी मेथड के अंदर आता है, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई श्योर है। तो ये जो मैंने फॉर्मुला अभी अब आपको सिखाया रैंक कोरिलेशन निकालने का, ये फॉर्मुला गलत है। तो क्या गलत करवा दिया आपने फिर, नहीं जी गलत नहीं करवाया। अगर सिंपल सा टॉपिक आया तो ये फॉर्मुला लग जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इतना छोटा फॉर्मुला है नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो फॉर्मुला बहुत बड़ा है। एक बार लिख के दिखाता हूँ फॉर्मुला है क्या। तो फॉर्मुला है आपका रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए कौन सा 1 माइनस में 6, ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर
प्लस में 1/12 m1 का क्यूब माइनस में m प्लस में m 1/12 m2 का क्यूब माइनस में m2 प्लस में 1/12 m3 का क्यूब माइनस में m3 और एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है जी, तो ये है आपका मेन फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला जो आप एक्चुअल में पढ़ोगे, और अपोन में आ जाएगा n क्यूब माइनस में n। अच्छा, ये जो डाई लाइन है ना, ये वन है, जो ये बाहर है उससे उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, सिंपल। और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ फॉर्मूले को, तो यहाँ पे ही मान लो ये लिखा हुआ है, और इसके बाद एंड सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला इतने पे, ताकि वहां पे सवाल समझा पाऊँ। समझ में आ गया जरा? चलिए, तो ये है आपका मेन एक्चुअल फॉर्मूला जो कि आपके एग्जाम्स में आएगा, और आपको इसी के ऊपर प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो भैया आपने नया ड्रामा दे दिया एम वाला, ये एम वाला सिस्टम है क्या? एम का मतलब होता है अगर कोई वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है तब उसको कैसे रैंक देनी है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको कैसे रैंक देनी है, बस आपको इतना समझना है। अब चलिए जी, शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। मान लेते हैं एक एक्स दे रखा है और एक आपको दे रखा है वाई। अब मान लेते हैं क्लास के अंदर बच्चे हैं जो कि मैंने टेस्ट लिया तो वो 100 में से कुछ नंबर लेके आते हैं। तो एक बच्चा जो है वो 10 में से 10 लेके आया, मतलब 100 में से 10 लेके आया, दूसरा 20 लेके आया, अगला फिर 10 लेके आया, अगला फिर 30 लेके आया, अगला फिर 10 लेके आया, फिर अगला बच्चा जो है वो लेके आया है क्लास में 40 नंबर, अगला बच्चा लेके आया 50 नंबर, अगला बच्चा लेके आया 60 नंबर, अगला बच्चा जो है वो लेके आया है कितने, फिर से 50 नंबर, फिर अगला बच्चा 70 नंबर लेके आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए 10 हो चुकी है। इस साइड चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं एक बच्चा जो है वो लेके आया है स्टार्टिंग में 90 नंबर लेके आया, ठीक है, और दूसरा बच्चा जो है वो लेके आया है 80, अगला फिर 70 लेके आया, अगला फिर 50 लेके आया, अगला फिर 60 लेके आ चुका है। उसके बाद जो वैल्यू नंबर लेके आया है वो मान लेते हैं फिर से 50 ले आया कोई, और उसके बाद मान लेते हैं क्या लेके आया, 40 30 20 और 2 नंबर भी ले आया। ठीक है बच्चा, चलिए जी। तो इस तरीके से आपको डाटा दे रखा है और आपसे बोलेगा कॉरिलेशन निकालिए। तो यहाँ पे आपको सबसे मेन जो दिक्कत है, जो समझने वाली चीज है, वो है रैंक देना, कि आप रैंक कैसे दी जाए, क्योंकि मैंने बताया था रैंक या तो असेंडिंग में दोगे या फिर डिसेंडिंग में। चलिए एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं एक क्लास है जिसके अंदर ना टेबल लगी हुई है और बच्चे इस तरीके से बैठते हैं। ठीक है जी, उस टेबल पे इस तरीके से बैठते हैं, और मैंने बताया असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप किसी तरीके से रैंक दे सकते हो। ये है फर्स्ट टेबल, ये सेकंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। ठीक है, इस तरीके से टेबल लगी हुई है। चलिए अब सबसे पहले मैं किसको बिठाऊं? सबसे पहले भाई असेंडिंग में चलते हैं, तो असेंडिंग में सबसे छोटा बच्चा जो होगा उसको बिठाया जाएगा। तो असेंडिंग में मैं इस 10 को बिठाऊंगा सबसे पहले। अब सोचिए 10 नंबर तो ये बच्चा भी लेके आया और 10 नंबर ये बच्चा भी लेके आया, तो मैं किसको फर्स्ट रैंक पे बिठाऊं, फर्स्ट टेबल पे, किसको सेकंड पे और किसको थर्ड पे? इन तीनों में से किसको फर्स्ट पे, किसको सेकंड पे और किसको थर्ड पे? क्योंकि अगर मैंने एक को फर्स्ट पे बिठाया और दूसरे को मैं सेकंड पे बिठा रहा हूं, तो बोल रहे हैं भैया मेरे तो सेम ही नंबर है, क्यों आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, मेरे को भी फर्स्ट पे बिठाओ। फिर अगला बोलेगा फिर मेरे को भी फर्स्ट पे बिठाओ। फिर सिंपल। तो ऐसे क्या किया जाए कि तीनों खुश हो जाए? तो एक काम करते हैं, इन तीनों की टेबल मिला देते हैं और एक लाइन में बिठा देते हैं सबको, यानी कि ऐसे ही इस साइड और ऐसे ही इस साइड। तो किस साइड बिठाऊं, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे? ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको एवरेज लेके चलना पड़ेगा, यानी एवरेज 1 2 3, इन सब का एवरेज कितना हो गया? तीन बच्चे हैं ना सेम नंबर लाने वाले, तो फर्स्ट रैंक देनी पड़ेगी, एक को सेकंड रैंक देनी पड़ेगी और एक को थर्ड रैंक देनी है, वही तीनों में जिसमें कंफ्यूजन है। और कितने बच्चे हैं? 3, तो बस इससे डिवाइड कर दो, जो आपका एवरेज आएगा वही आपकी टेबल होगी, जहां पे आप आगे पीछे टेबल लगा के सबको बिठा दोगे। सिंपल। चलिए, तो ना फर्स्ट पे बैठेगा कोई, ना थर्ड पे बैठेगा कोई, सबको बिठाओ 2 पे, यानी सेकंड में, तो इसको भी 2 और इसको भी 2 और इसको भी 2। सिंपल। सॉरी, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, 10 को 10 को 10 को, ठीक है जी, इसको भी 2। इसने फर्स्ट टेबल यूज करी, सेकंड टेबल इसने यूज करी, थर्ड टेबल इसने यूज करी, लेकिन टेबल को हमने आगे पीछे बिठा दिया, सबको बराबर कर दिया, यानी सेकंड वाली जो टेबल थी उसके आगे पीछे, यानी इसको एक कदम बढ़ा दिया, इसको एक कदम घटा दिया, सबको बराबर नंबर दे दिया, बराबर टेबल बिठा दिया। सिंपल। इस तरीके से आप रैंक देते हो। उसके बाद अब देखो कितनी टेबल यूज हो चुकी है, 3 टेबल यूज हो चुकी है, यानी अब हमें बिठाना है फोर्थ टेबल पे, यानी अब हमें रैंक देनी है फोर्थ। तो फोर्थ रैंक किसकी होगी? जो 10 से बड़ा होगा। 10 से बड़ा कौन है? ये 20, तो इसको हो गया फोर्थ रैंक। अगली फिफ्थ रैंक इसको, अगली सिक्स्थ रैंक इसको, अगली सेवंथ रैंक देनी है। सेवंथ रैंक किसको देंगे? 50 को। लेकिन आप देख रहे हो एक और बच्चा है जो 50 नंबर लेके आया, तो किसको 7 बोलूं और किसको 8 बोलूं? किसी को भी नहीं, हमको एवरेज लेना है, तो एक को 7 और एक को क्या देनी थी? 8। बस दोनों को कंफ्यूजन है, 7 दे या फिर 8 दे, तो एवरेज कर दो उसका। एवरेज कितना आया? 7.5, तो इसको भी 7.5 पे बिठाएंगे और इसको भी 7.5 पे। चलिए, तो हमने 7 और 8 वाली टेबल को यूज कर लिया, बुक कर लिया। अब बात आ रही 9 वाली टेबल, तो 9 वाली टेबल 60 की और 10 वाली टेबल 70 की। सिंपल। होप करता हूं भाई कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे आपको रैंक देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रैंकिंग है। अगर रैंकिंग गलत हो गई तो सब गलत है, समझे? चलिए जी, आगे ट्राई करते हैं। रैंक 2, अब रैंक देनी है, सबसे छोटी रैंक किसको दूं? इसको, तो ये हो गया फर्स्ट रैंक। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद भाई फिफ्थ रैंक किसको दूं? 50 को या फिर इस वाले 50 को? फिफ्थ और सिक्स्थ में कंफ्यूजन है, फिफ्थ और सिक्स्थ का एवरेज कितना जाएगा? 5.5, यानी 5.5 इसको, 5.5 इसको। उसके बाद सिक्स तक हो चुका है, अब सेवंथ रैंक, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और उसके बाद 10th रैंक।
तो हमने सबको रैंक दे दी है। अब बस सिंपल फॉर्मेलिटी रह गई, क्वेश्चन करना है बस खाली। तो यहाँ पे हम निकालेंगे डी। डी कैसे निकलता है, R1 माइनस में R2, इसमें से घटाना है, 2 में से 8 गए, मतलब 2 में से 10 गए, माइनस का 8, मतलब 4 में से 5 गए, माइनस का 5, इसमें से गया माइनस का 6, इसमें से गया 0.5, वो भी माइनस का, 2 में से 7 गया 5, माइनस का, 6 में से 5.5 गया यानी 1.5, 7.5 में से 4 गया, बच गया 3.5, 9 में से 3 गया 6, 7.5 में से 2 गया 5.5, 10 में से 1 गया 9। सिंपल सर। चलिए अब हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया डी स्क्वायर, 8 का 64, 5 का 25, 6 का 36, 5 का 0.25, 5 का 25, और ये हो गया 15 का 2.25, ठीक है जी। और उसके बाद 3.5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 35 का स्क्वायर, ये हो गया भाई 12.25। उसके बाद 6 का 36 और 5 55 का 55 मल्टीप्लाई बाय 55, ये हो गया भाई 30.25। चलिए जी। उसके बाद 9 का 81। चलिए जी, अब इसको टोटल करना है, फटाफट से चालू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू है, सबसे पहले है 64 प्लस में 25 प्लस 36 प्लस में 0 है, 0 प्लस में 25 है, प्लस में 2 प्लस में 12 प्लस में 36 प्लस में 30 प्लस में 81। चलिए जी, तो हो गया 311। 311 के बाद 1 2 3 4, ये हो गया 312। तो 312 आपका इसका टोटल आ रहा है, चेक कर लो एक बार। 64 45 36 0.25 हो गया, 25 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 36 हो गया, 30 हो गया, और उसके बाद 81 हो गया। चलिए भाई, तो 311 आ रहा था, पॉइंट पॉइंट वाले जोड़ लिए तो फिर ये हो गया 312। ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला ये वाला था। चलिए, तो रैंक कोरिलेशन, यहीं से यहाँ से थोड़ा सा, चलिए रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस में 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर आया 312 प्लस में 1 अपॉन में 12 एम। एम मतलब क्या होता है, अब एम समझिए। एम मतलब जो भी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इस डाटा के अंदर रिपीट कौन सी हो रही थी, पहली वैल्यू जो रिपीट होती है वो थी 10। कितनी बार रिपीट हो रही थी, 3 बार, यानी कि हम 10 को बोलेंगे M1। ठीक है, और ये कितनी बार रिपीट हो रही है, ये हो रही है 3 बार रिपीट, तो रिपीटेशन हो गया 3। चलिए दूसरी वैल्यू कोई रिपीट हो रही थी, हाँ जी रिपीट हो रही थी, क्या 50, तो M2 क्या हो गया 50, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई 2। इसमें कोई चीज रिपीट हो रही थी, हाँ जी रिपीट हो रही थी, कौन सी चीज रिपीट हो रही थी भैया, 50 रिपीट हो रहा था फिर से, और यहाँ पे इस वाले 50 को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे भैया M3, और M3 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 बार, तो इसलिए M3 की वैल्यू कितनी हो गई 2। इतना सिंपल, हमने सारे M की वैल्यू निकाल ली, जो भी रिपीट हो रहा था उसकी वैल्यू आ गई। अब सॉल्व करते हैं। पहला M1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 पुट करो, ये हो गया 3 का क्यूब माइनस में 3 प्लस में 1/12। अब क्या आता है, अब आता है M2 कितना है 2, तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस में 2 प्लस में 1/12। अब आता है M3 कितना है, M3 भी 2 ही है, तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस में 2। अब जी सॉल्व करना है बस आपको, आपका क्वेश्चन खुद सॉल्व हो गया। अपॉन में n कितना है 10, तो 10 का क्यूब माइनस में 10। चलिए जी सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इसको सॉल्व, देखो ये चीजें सॉल्व करना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और अगर 27 में से 3 गया बच गया 24, कितना बच गया 24, और अपोन में सामने क्या लिखा हुआ है 12 डिवाइड में, तो इससे कट गया, आपका आंसर आ गया 2। ऐसे आंसर आएंगे सिंपल सा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, तो ये हो गया 6, 6 बटे में आगे क्या लिखा हुआ है 12, और 12 से कट गया, कितना आंसर आया 0.5। सिंपल, यहाँ पे भी 0.5 आया। चलिए तो मतलब क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस में 6 ब्रैकेट में 312 प्लस में 1, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे आया था कितना 2, तो ये 2 प्लस में 0.5 प्लस में 0.5, ये ब्रैकेट बंद, अपॉन में 990। चलिए जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 13 14 15, 15 इसको 315 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 माइनस में 6 को मल्टीप्लाई करना है 315 से, तो 15 से कितना होता है 15 6 जा 90, और क्या बोलते हैं 3 6 जा 18, 18 और 90, 18 90 अपॉन में ये हो गया 990। ठीक है जी, अब बस सॉल्व कर देते हैं इसको, 18 90 को इससे डिवाइड करके, ये हो गया 18 90 डिवाइडेड बाय 990, तो आपका आंसर आ रहा है भाई 1.90, तो हो गया 1 माइनस में 1.909। ठीक है जी, 91 मान लेते हैं इसको एवरेज करके। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा 0.91, वो भी माइनस का, तो ये आपका आंसर आ गया रैंक कोरिलेशन। ठीक है सर, चलिए जी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। एक तो मैंने बताया कबूतर खाना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आते ही आता है। दूसरा ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर में से अगर कुछ आना हुआ तो इन दोनों में से आएगा। वो कबूतर खाना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो तो आते ही आता है, लेकिन इसके भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वो आ रहा है टॉपिक अगर।
ठीक है जी। तो ये 2 टॉपिक मस्ट है कि आपको प्रिपेयर करके ही जाना पड़ेगा एग्जाम से पहले, क्योंकि आपको देखने को मिल ही जाएगा एग्जाम्स के अंदर ये वाले टॉपिक। ठीक है जी। चलिए उसके बाद बस एक लास्ट टॉपिक रह गया, बस छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा है। अब हमको करना है नॉन करंट डेविएशन मेथड। नॉन करंट डेविएशन मेथड करते के साथ ही आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी। तो फटाफट से चालू करते हैं, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो। ठीक है जी। हाँ भाई, तो शुक्र है। तो अभी ये लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है नॉन करंट डेविएशन मेथड, और इस मेथड से आपका जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाने वाला है। और बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। एक बार फॉर्मूला समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोरिलेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर द रूट प्लस माइनस 2c माइनस में n अपॉन में n। ठीक है जी। और इस फॉर्मूले को करते के साथ ही आपको जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस माइनस से टेंशन मत लेना। प्लस माइनस कहता है कि आपकी कोई भी वैल्यू है उसको आपको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए या फिर नेगेटिव में चेंज करने के लिए बस ये प्लस माइनस लगा गया, क्योंकि रूट जो होता है, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर नहीं आएगा। तो इस वजह से नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए बस ये प्लस माइनस लगाया गया है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस का यूज करना, नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस का यूज करना, ताकि वो पॉजिटिव चेंज हो जाए, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव में आए। ठीक है भाई, इस तरीके के लिए यूज करना बस खाली। ठीक है जी। और जो वैल्यू अंदर यूज करोगे उसका उल्टा बाहर यूज करनी है। ठीक है जी। चलिए जी, शुरू करते हैं फटाफट से। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है बस आपको ना ये जो रिलेशन मतलब कोरिलेशन निकालना है, यहाँ पे आपको वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको चेंज देखना है वहां पे चेंज कैसा हो रहा है, चेंज पॉजिटिव में है या फिर चेंज नेगेटिव में है। जिस हिसाब से आपके पास चेंज होगा उसी हिसाब से वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। चलिए जी। और यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, dx, और निकालेंगे हम dy। ठीक है। और फिर हमारे पास आएगा क्या, c। और c कैसे निकलता है? c निकलता है dx और dy को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप टोटल कर लेते हो। ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझते हैं क्या चीज है। तो देखिए स्टार्टिंग में x जो था हमारे पास 100 था। अब वो एकदम से 100 से कितनी हो गई वैल्यू, 120 हो गई, यानी कि बढ़ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पॉजिटिव साइन की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। इसको बोलेंगे dx मतलब क्या होता है, कॉफिशिएंट। क्या होते हैं ये, कॉफिशिएंट होते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, प्लस में, क्योंकि बढ़ रही है वैल्यू। उसके बाद 120 से फिर 135 हो गई। 135 होने का मतलब क्या है, फिर से बढ़ गई वैल्यू, तो यहाँ पे फिर से प्लस का निशान लगा दो। उसके बाद 135 से 135, यानी ना बढ़ी ना घटी, कांस्टेंट है, तो इस तरह लगा दो 0, ना ये बढ़ रही है ना घट रही है। उसके बाद 135 से 115, यानी घट गई वैल्यू, माइनस का, फिर से घट गई वैल्यू, फिर माइनस, फिर ये बढ़ गई, तो लास्ट में पॉजिटिव। इतना सिंपल। सेम आपको करना है dy में भी। देखना है चेंज क्या हो रहा है। पहले स्टार्टिंग में 50 था, वहां पे तो कुछ नहीं करना। 50 से आपका हो गया 40, यानी वैल्यू क्या हो गई, कम कम हो गई, तो फिर बस माइनस, घट गई वैल्यू। 40 से हो गई 60, यानी बढ़ गई तो प्लस, फिर से बढ़ गई तो प्लस, फिर देखो 80 से 80 कांस्टेंट है तो इधर आ गया 0। उसके बाद 80 से फिर घट गई माइनस, फिर बढ़ गई प्लस। इतना सिंपल ना, बढ़िया। अब आपको करना है dx और dy के वैल्यू को मल्टीप्लाई, यानी साइन को मल्टीप्लाई। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। 0 से करेंगे कुछ भी तो 0, 0 से करेंगे कुछ भी तो 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। इतना सिंपल, कोई डाउट्स तो नहीं? आसान था ना अभी तक? बढ़िया, बेस्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सब का क्या करना है, टोटल। अब एक बार टोटल कर ले। मेरे को क्यों लग रहा है कि गलत हो सकता है। ठीक है जी, एक बार टोटल कर ले। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं भाई, कहीं गलत ना हो जाए। चलिए भाई, तो अभी तक तो सारा सही चल रहा है, कुछ गलती है ही नहीं उसमें। ठीक है जी, चालू करते हैं फिलहाल। अब आपको क्या करना है, बस खाली इसका टोटल, क्योंकि सी मतलब क्या होता है, इन सब का टोटल। चलिए जी, टोटल करते हैं। अब देखो ध्यान से, टोटल करने में दिक्कत मत करना। इनमें से सबसे ज्यादा बार कौन सी है, देखो माइनस वाली केवल एक बार है, और प्लस वाली कितनी है, 3 बार प्लस वाली है। तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, बस हमको वो लेना होता है। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, प्लस की, जो कि कितनी बार है, 3। तो हम वो मान के चलेंगे कि टोटल इसका कितना आ गया, 3। सिंपल। अब जी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपको सॉल्व करना है। अब कैसे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कोरिलेशन निकालने के लिए ये होता है प्लस माइनस अंडर द रूट प्लस माइनस 2c माइनस में n अपॉन में n। ठीक है। चलिए, अब 2c, c मतलब कितना है हमारे पास, 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में n देखो n सबसे समझने वाली बात है, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। n का मतलब होता है नंबर, तो यहाँ पे नंबर कितने हैं आपको दिखेंगे 7, तो आपने 7 लिख दोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। एन का मतलब होता है यहाँ पे कि जो नॉन करंट वेरिएबल है जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो वेरिएबल कितने हैं। तो देखो सबसे पहले 100 जब ये था वैल्यू, क्या हमने कोई चेंज देखा था, कोई चेंज तो देखा ही नहीं, इस वजह से तो हमने कोई साइन लगाया नहीं यहाँ पे, ना प्लस का ना माइनस का, तो इसलिए हम कुछ नहीं मानते इसको। सिंपल। तो इसको काउंट भी नहीं करना, हमने जो चेंज देखा वो तो अगले से चालू हुआ ना, तो इसलिए हम अगले से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कितने वेरिएबल है, कितनी बार चेंजेस हुए, 6 बार, तभी तो साइन कितनी बार आए, 6। तो बस एन की जगह कितना आएगा, 6, तो अपॉन में हो गया 6, 2 3 हो गया 6, और ये हो गया अंडर द रूट 0 अपॉन में 6, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी कि यहाँ पे इस पूरे डाटा के अंदर कैसा रिलेशन है, नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है, कभी भी बढ़ जाता है कभी भी घट जाता है, कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा हमको।
सिंपल सा। तो ये था आपके पास नॉन करंट डेविएशन मेथड, जिसमें आप केवल डेविएशन से चेंजेस देख के आप आराम से वहां पे कॉरिलेशन निकाल सकते हो। और यहाँ पे इतना करने के बाद आपका होता है पूरा पूरा चैप्टर खत्म। बस दो टॉपिक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, एक तो कबूतर खाना जो आपको समझाया था, दूसरा आपके पास रैंक कॉरिलेशन का एम वाला मेथड जो इससे पहले हमने टॉपिक किया था। ठीक है, बस ये दो टॉपिक करके चले जाओ, बेस्ट आपका पेपर बेस्ट होने वाला है। सिंपल सा। चलिए इस चैप्टर के लिए तो मेरे को लगता है भाई वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आई है तो भाई लाइक से सब्सक्राइब पक्का कर देना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू है। और आपने नहीं कर रखा अगर पहले थे तो कोई बात नहीं भाई, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही हैं, आप भी यही हो। मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है। और मेन बात क्या है भाई कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो इस सब्जेक्ट के, नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ज्यादा प्राइस होता नहीं, मिनिमम प्राइस में जो भी होगा आपको मिल जाएंगे नोट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन। टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। बाय बाय।